हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को एक को भी कहते हैं। इसका हमने दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया है। यह है मूल ख्याल और संकल्पनाएं। इसमें हमने ये सब पढ़ लिया था कि संकल्पनाएं, प्रस्तावना क्या होती है, कीमत, मूल्य, ये सब हमने पढ़ने के बाद कल हमने संपत्ति और कल्याण के बारे में पढ़ा कि ये क्या होती है, संपत्ति के प्रकार। और आज हम पढ़ेंगे उत्पादन के साधन, यानी उत्पादन के साधन क्या होते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित है। ये तो आपको भी पता है कि आपकी खुद की आवश्यकता बहुत सारी है। एक हो जाएगी तो दूसरी हो जाएगी तो तीसरी, यानी अमर्यादित है। जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती उसे अमर्यादित कहते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है। अब जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, आपकी मेरी जो भी आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा? उत्पादन किया जाएगा। कि उनको अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो हमारी आवश्यकता पूरी कैसे होगी? मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट हो, यानी पूरी हो, इस तरह वस्तु और सेवा की उपयोगिता का स्वरूप दिया जाता है, जिसे उत्पादन कहते हैं। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट हो, यानी वस्तुओं और सेवाओं को जो भी उपयोगी है उन्हें उनकी प्राप्ति हो, उसे हम उत्पादन कहते हैं। आमतौर पर कहे तो उपयोगिता के गुण का सृजन करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। उदाहरण, लकड़ी के स्वरूप में परिवर्तन करके कुर्सी बनाना। अब एक लकड़ी का उत्पादन किया, लकड़ी का उत्पादन करके उसकी उपयोगिता कैसे बनाई? कुर्सी बना करके उसकी उपयोगिता बनाई। और कुर्सी बनाने उसमें नित उपयोगिता का मूल्य पड़ता है। अब एक लकड़ी से क्या किया? एक कुर्सी बनाई, यानी उसकी उपयोगिता बढ़ा दी। जैसे ही उपयोगिता बढ़ी उसका मूल्य भी बढ़ गया। लकड़ी को हम खरीदेंगे तो कम भाव में मिलेगी, लेकिन कुर्सी को हम खरीदेंगे तो महंगी मिलेगी, यानी वस्तु की उपयोगिता मूल्य भी बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। तथा तुष्टिगुण के सृजन की प्रक्रिया में जो मदद रूप हो उसे साधन कहते हैं। अब जो इसमें काम में लगने वाला जो तुष्टिगुण का सिद्धांत है, जो साधन थे, जो क्या क्या काम में लगे, उन्हें साधन कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं अब लकड़ी काटा है, उसको कोई यंत्र से, मशीन से उसको कुर्सी जो बनाई है, जो साधन उसके बीच में लगे हैं, यानी तुष्टिगुण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, उसे साधन कहते हैं। क्योंकि मदद किसकी ली? साधन की। स्थान, स्वरूप और समय बदलने से वस्तु के तुष्टिगुण में तथा उपयोगिता मूल्य में भी बढ़ोतरी होती है। अब जो उसमें तुष्टिगुण के द्वारा जो उसमें बदलाव किया गया, तो उससे क्या हो गया? उसमें मूल्य बढ़ गया, उसकी उपयोगिता बढ़ गई, तो वह उत्पादन प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में मदद करने वाले विशेष विषयों को उत्पादन के साधन कहते हैं। यानी उसमें क्या क्या साधन लगे, ऐसा तो है नहीं। अब उसकी उपयोगिता मूल्य कब बढ़ी लकड़ी की? कि उसमें कोई साधन के द्वारा, मशीन के द्वारा उसे कुर्सी से बनाया गया, उसे हम साधन कहते हैं। और जो उस वस्तुओं को काम में लकड़ी से बना करके जो कुर्सी बनाई गई, उसमें जो लगा, उसे कहते हैं मदद करने के लिए जो चीज़ काम में आई, उसे उत्पादन के साधन कहते हैं। उत्पादन के मुख्य 4 साधन होते हैं। मेन तो जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक। राष्ट्र के कुल वार्षिक उत्पादन का आधार उत्पादकता के इन 4 साधनों में, ये 4 ही ऐसे साधन हैं जो हमारे उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्पादन प्रक्रिया में चारों साधनों का महत्व समान होता है। अगर इनमें से कोई भी एक भी चीज़ नहीं होती है तो फिर वो साधन काम में नहीं ले सकते हैं। बंटवारे की न्यायपूर्ण प्रक्रिया उत्पादन के चारों साधनों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में किए योगदान के अनुरूप उन्हें मुआवजा भी प्राप्त होता है, यानी उनको उनके अनुसार लाभ भी प्राप्त होता है। मार्शल के मतानुसार उत्पादन का मूल तो केवल 2 साधन ही है, प्रकृति और मानव। उत्पादन के 4 साधनों का परिचय सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमि। भूमि मतलब जमीन। सामान्य व्यवहार में जमीन अर्थात पृथ्वी की जो ऊपरी सतह, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जमीन पर मानव निवास करता है। अपन लोग कहाँ रहते हैं? जमीन पर, भूमि पर रहते हैं। वह किंतु अर्थशास्त्र में जमीन का विस्तृत अर्थ है। जो प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार मनुष्य को उत्पादन में मदद रूप देने वाला प्राकृतिक बरीकवन जमीन है। अब जब भी हम उत्पादन करते हैं तो कहाँ करते हैं? ऐसे उधर तो नहीं करते, जमीन पर ही करते हैं, या ऐसे बीच में हाथ में खड़े होकर कोई चीज़ उत्पादन करते हो? अर्थात हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, जलवायु का समूह अर्थात जमीन। और ज़मीन पर ये सब चीज़ें में क्या क्या मिलती है? हवा भी मिलती है, पानी मिलता है, सूर्य की किरणें मिलती है, रोशनी, और जलवायु
और समूह, जलवायु का समूह यानी जलवायु में मिलते हैं ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती है, जो ये प्राकृतिक परिबल है वो हमें ज़मीन पर यानी भूमि पर ही मिलते हैं। उत्पादन में मदद रूप खनिज, खान, पहाड़, नदी, गर्मी तमाम को ज़मीन कहा जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी ये सब ज़मीन पर है। ज़मीन के महत्वपूर्ण लक्षण नीचे दर्शानुसार है। नंबर 1, भूमि प्राकृतिक उपहार है। ये प्रकृति की देन ही हमें गिफ्ट के रूप में मिली है। यह मानव सजीव, मनुष्य ने ज़मीन नहीं बनाई है, ये हमें एक गिफ्ट के रूप में मिली है, प्राकृतिक है। दूसरा, भूमि की कुल पूर्ति स्थिर है। अब कितनी ज़मीन आप कहाँ में लोगे, ये आपकी स्थिर हुई कि पूर्ति करने के लिए, आपकी आवश्यकता के लिए। अब अगर खेती बाड़ी है तो ऐसा थोड़ी है कि जाके कहीं पे भी खेती कर दोगे, एक लिमिटेशन होती है, स्थिर है। तीसरा है भूमि अगतिशील है। भूमि क्या चलती है? नहीं चलती। भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, ये बात सही है। भूमि अलग अलग जगह पे अलग अलग भूमि की उर्वरा शक्ति यानी कहीं पर उत्पादन की मात्रा अलग है तो कहीं पर कम है, कभी कहीं पर कौन सी उर्वरा शक्ति के कारण। अब जैसे मान लीजिए साउथ में जाएंगे तो वहाँ हम गेहूँ का उत्पादन नहीं कर सकते, वहाँ की उर्वरा शक्ति के कारण हम वहाँ पे चावल का ही उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं। 5वां पॉइंट है भूमि को मिलने वाले मुआवजे को किराया कहते हैं। अब है श्रम। पहला हमने पढ़ा इसमें भूमि, दूसरा अब श्रम। अन्य व्यक्ति की निगरानी के अधीन आर्थिक बदले की भावना से किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम किसे कहते हैं? जो व्यक्ति खुद मेहनत करता है यानी वो शारीरिक शरीर से करता है, और मानव शक्ति यानी दिमाग से और शरीर के द्वारा जो काम किया जाता है वो श्रम कहलाता है। श्रम करने वाले को श्रमिक कहते हैं। यानी जब मैं काम करूँगी तो मैं श्रमिक हूँ, आप करोगे तो आप श्रमिक होते हो। श्रमिक ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उत्पादन के केवल दो ही मूलभूत साधन है, प्राकृतिक परिबल अर्थात भूमि और मानव सृजित अर्थात श्रम। ये कौन कहते हैं? ये अर्थशास्त्री कहते हैं। ज़्यादातर का मानना यही है कि श्रम किसे कहते हैं, यानी उनके पास श्रम करने के लिए ज़मीन होनी चाहिए और मनुष्य होना चाहिए। उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में श्रम के लक्षण नीचे दर्शाए अनुसार है। पहला, श्रम और श्रमिक अविभाज्य। श्रम और श्रमिक यानी मनुष्य जो श्रम करता है, अब करता कौन है? श्रम मनुष्य करेगा, वो अविभाज्य यानी तोड़ा नहीं जा सकता। श्रम नाशवान है, श्रम का संग्रह नहीं किया जा सकता। कितना भी हम मेहनत कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इकट्ठा किया जाए, यानी नाशवान है। बहुत सारा श्रम ऐसा कर नहीं सकते, 24 घंटे आप लगातार 7 दिन तक श्रम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तीसरा है सामाजिक मानसिक कारण श्रम की गतिशीलता को असर करते हैं, यानी हमारा काम करने का सही मानसिक मन भी दिमाग भी चलना चाहिए, तभी हम अपना सही काम कर सकते हैं। चौथा है प्रत्येक श्रमिक को कार्य क्षमता अलग अलग होती है। हर व्यक्ति कोई 2 घंटे काम करने की क्षमता रखता है, कोई 4 घंटे, कोई 12 घंटे, यानी सभी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। 5वां है श्रम की पूर्ति का आधार जनसंख्या है। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने श्रम की पूर्ति होगी, तो किस पे डिपेंड हुआ? जनसंख्या पे, लोगों पे। 6 है श्रम को चुकाए जाने वाले मुआवजे को वेतन कहा जाता है। जब हम मेहनत करते हैं तो उस मेहनत के बदले में जो चुकाया जाएगा उसे हम वेतन कहते हैं, यानी वेतन के बदले हम अपना श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। अब है पूंजी। आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साधन है पूंजी। बिना पैसों का कुछ भी काम नहीं हो सकता। श्रम और भूमि प्राकृतिक सृजन है, जबकि पूंजी उत्पादन का मानव सृजित साधन है, यानी मानव के द्वारा लगाया जाना। पूंजी क्या है? मानव खुद इकट्ठी करता है, खुद मेहनत करता है, तब उसे पैसा मिलता है। पूंजी अर्थात ऐसी भौतिक वस्तु जो उत्पादन में मदद होगा। अब उत्पादन करेंगे तो उसके लिए क्या आवश्यक है? हमारे पास पैसा होना आवश्यक है। पूंजी को उत्पादन का उत्पादिक साधन माना जाता है, क्योंकि पूंजी एक ऐसी भौतिक वस्तु है जिसका उत्पादन होता है, फिर वो उत्पादन में मदद करती है। पूंजी हमारा खुद का मेहनत किया हुआ, कमाया हुआ है, यानी उत्पादन है, और उसी के द्वारा हम उत्पादकता भी कर सकते हैं। उदाहरण, ट्रैक्टर का उत्पादन हुआ, उसके बाद वह कृषि उत्पादन में मददरूप होता है। एक किसान ट्रैक्टर का उत्पादन करता है, फिर वो किस में काम आता है? कृषि के उत्पादन में, यानी खेती बाड़ी में वही ट्रैक्टर फिर काम आता है। पूंजी और संपत्ति के बीच में अंतर है, क्योंकि संपत्ति भी भौतिक है, किंतु सभी संपत्ति का उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। पूंजी के लक्षण।
उत्पादन पूंजी के लक्षण क्या क्या है? उत्पादन का मानव सृजित साधन है। मनुष्य के द्वारा कराया उत्पादन का मानव सृजित यानी पूंजी के मनुष्य के द्वारा ही की गई इकट्ठी की गई साधन है। दूसरा, उत्पादन का सबसे अधिक गतिशील साधन है, यानी जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा पूंजी भी हो सकती है। तीसरा, पूंजी की कमी है, यानी अगर पूंजी की कमी है तो उत्पादन साधन में समस्या आ सकती है। चौथा है, पूंजी को मिलने वाला मुआवजा, उसे ब्याज कहते हैं। जो पूंजी है अगर हम किसी को देते हैं तो उसके बदले में जो मुआवजा मिलता है उसको ब्याज कहते हैं। अब है नियोजक। उत्पादन के साधनों का सहयोग करने वाला नियोजक है। व्यवस्थापक और नियोजन के बीच अंतर है। व्यवस्था वेतन प्राप्त कर्मचारी है तो साधनों की व्यवस्था करता है। नियोजक स्वतंत्र रूप से जोखिम उठाता है। जो नियोजक करता है, जो काम की देखभाल मैनेज करता है, उसे क्या किया जाता है, वो जोखिम भी उठाता है। उसको मुआवजा निश्चित नहीं होता क्योंकि उसे नहीं पता कि कितना लाभ कितना हानि होने वाला है। भूमि पूंजी श्रम के सहयोग के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया शुरू करके आय प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो क्या करता है, जब भूमि है, पूंजी है, श्रम है, मेहनत है, तो फिर वो नियोजक करता है कि उसके द्वारा ही उत्पादन किया जाए। नियोजक उत्पादन के तीनों साधनों को एक निश्चित मुआवजा चुकाता है। अब ये तीनों जो साधन है कौन से? भूमि पूंजी श्रम। इनको जो नियोजक है उत्पादन जब करता है तो वो इन तीनों को मुआवजा देता है, मेहनत के पैसे देता है, जबकि उसका स्वयं मुआवजा है नहीं। अब वो कितना उसका उत्पादन होगा वो उसे खुद को पता नहीं होता है। नियोजक के लक्षण, वह आर्थिक निर्णय लेता है, वो खुद निर्णय लेता है, जोखिम भी खुद ही उठाता है कि अब काम है, कैसा चलेगा, क्या चलेगा, उसे खुद भी पता नहीं होता है। तीसरा है नियोजन शक्ति, ये गुण है। चौथा, इसे मिलने वाले मुआवजे को लाभ कहते हैं यानी। और अब है व्यापार चक्र। मानव जीवन की तरह अर्थतंत्र में चक्रीय परिवर्तन भी होते रहते हैं। अर्थतंत्र में होने वाले असंतुलन, उतार चढ़ाव और परिवर्तन मुख्य 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन, जो अचानक परिवर्तन हो जाते हैं, व्यापार करते हैं और अचानक जो परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा, मौसमी आर्थिक, मौसम के अनुसार जो बदलाव होता है। तीसरा है दीर्घकालीन आर्थिक, जो लंबे समय से परिवर्तन होता है। चक्रीय परिवर्तन, जो घूमता हुआ परिवर्तन होता है। पहला है आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन। अर्थतंत्र में आकस्मिक परिवर्तन होते रहते हैं, अचानक कभी भी कोई भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे चक्रवात, बादल फटना, बाढ़, अकाल आदि इत्यादि। परिवहन अर्थतंत्र में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव या दीर्घकालीन असर पैदा करती हैं। ये व्यापार चक्र में जो समस्याएं पैदा करते हैं वो है चक्रवात। कभी भी बादल फट जाएगा तो जो भी खेती बाड़ी है वो सारी नष्ट हो जाती है। इसमें बाढ़ आ जाए तो वो भी फसलें नष्ट कर देते हैं। ये काफ़ी उतार चढ़ाव यानी लंबा चलती, और जो इसकी समस्या होती है वो भी बहुत लंबी समस्याएं हो जाती है, जो अचानक जो परिवर्तन आते हैं। आकस्मिक परिवर्तन कई बार अर्थतंत्र के किसी एक भाग या प्रदेश तक ही सीमित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी जगह एक साथ बाढ़ आएगी या सभी जगह बादल फटेंगे, चक्रवात आएगा। ये कोई सीमित भी हो सकता है, 1-2 जगह भी हो सकती है। और उदाहरण कृषि और औद्योगिक, हो सकता है वहाँ पे कृषि की फसलें होती हो या फिर वहाँ पर औद्योगिक हो, यानी उतना ही वो सीमित रह जाता है। दूसरा है मौसमी आर्थिक परिवर्तन। अर्थतंत्र में ऋतु आधारित परिवर्तन भी होते रहते हैं, यानी ऋतु के मौसम के अनुसार भी जो बदलाव होते हैं, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात। बाजार में अलग अलग मांग का सर्जन होता है। अब ठंडी के समय में क्या हम कॉटन कपड़े लेंगे, वो हम वुलन ही खरीदने वाले हैं। गर्मी होगी तो फिर हमारा चेंजेज हो जाएगा, जैसे मौसम बदला हमारा टेस्ट भी चेंज होता है, हमें फिर गर्मी के कपड़े चाहिए। बरसात में हमें रेनकोट और फिर ये अम्ब्रेला वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये परिवर्तन किसके जरिए हुए? जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है उसके अनुसार भी हमारे में आर्थिक परिवर्तन होने यानी हमारे मांग में भी परिवर्तन होता है। उसके अनुसार मांग भी उसी अनुसार बढ़ती है, मौसम के अनुसार ही लोगों की मांग बढ़ती है और उसके अनुसार ही उत्पादन रोजगार में भी परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे जैसे लोगों की मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है मांग में, वैसे वैसे रोजगार में भी परिवर्तन करना पड़ता है, यानी उत्पादन में भी परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे कि प्रतिवर्ष मौसमी परिवर्तन का एक चक्र चलता है जिसमें समयांतर में परिवर्तन होते हैं। हर 4 महीने में मौसम का परिवर्तन होता रहता है। उसी के अनुसार रोजगार में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि लोगों की मांग में भी परिवर्तन होता है। कि अब इसके बाद है दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन।
अर्थतंत्र में किसी निश्चित दिशा में लंबे समय तक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहे तो उसे दीर्घकालीन परिवर्तन कहते हैं। यानी ऐसी परिवर्तन जो लंबे समय तक चलता रहता है वो होता है दीर्घकालीन। दीर्घ यानी लंबे समय का परिवर्तन। किसी भी गतिशील अर्थतंत्र में दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन होते रहते हैं तो एक ही दिशा में होते हैं, यह परिवर्तन चक्रीय नहीं कहलाते क्योंकि वो एक ही दिशा में होते हैं और लंबे परिवर्तन होते हैं। अब है चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। एक ही समयावधि के दौरान ऊर्ध्वगामी अधोगामी आर्थिक रुझान का सृजन चक्रीय आर्थिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन निश्चित होने के बावजूद भी उन्हें पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के व्यापार चक्र चक्रीय परिवर्तन के रूप में जाते हैं। अलग अलग ऑस्ट्रेलियाई व्यापार चक्र की परिभाषा दी है कि व्यापार चक्र यानी क्या होता है, जो व्यापार में जो चक्रीय होता है वो किस प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या हैबलर क्या कहते हैं कि अर्थतंत्र में बार बार से आने वाले इच्छनीय और अनिच्छनीय आर्थिक परिवर्तन जो मन से आते हैं या बिना मन से जो व्यापार में बदलाव किया जाता है वो होता है व्यापार चक्र। फिर होटरे क्या कहते हैं, होटरे के अनुसार व्यापार के इच्छनीय और अनिच्छनीय सोपान जो बारी बारी से आते हैं यानी स्टेप बाय स्टेप आते हैं बार बार से, इच्छा से बिना इच्छा से, उन्हें व्यापार चक्र कहते हैं। और ये व्यापार चक्र में यानी तेजी मंदी भी इन्हीं के कारण आती रहती है। व्यापार चक्र की व्याख्या के आधार पर नीचे दर्शाए गए महत्वपूर्ण लक्षणों का परिचय मिलता है। पहला इसमें अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव होते रहना, यानी तेजी मंदी जब व्यापार में आती रहती है उसके कारण क्या होता है, व्यापार चक्र में भी परिवर्तन आता रहता है। दूसरा अर्थतंत्र में इच्छनीय अनिच्छनीय ऐसे दो व्यापारिक सोपान देखने को मिलती है। कभी व्यापार के अभी कौन सा टेस्ट चलता है, कभी कौन सा टेस्ट चलता है, तो ये भी व्यापारी चक्र के कारण इसमें भी समस्याएं पैदा होती है। तीसरा है मूलभूत रूप से अर्थतंत्र में उपभोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मांग में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे लोगों की मांग यानी आवश्यकता बढ़ती है, लोगों की मांग बढ़ती है, उसी के अनुसार उत्पादन में भी बदलाव किया जाता है। चौथा है व्यापार चक्र उतार चढ़ाव समान समयांतर में उत्पन्न होता है। व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव क्या होता है कि कभी भी हो जाता है, तेजी मंदी कभी भी आ जाती है, ऐसा कोई समय नहीं होता जो समय के अंतराल में उत्पन्न हो, उसका कोई समय फिक्स नहीं होता। अब है व्यापार चक्र के सोपान जो चार होते हैं, तेजी, गिरावट, मंदी और सुधार। अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे तेजी। व्यापार चक्र के इस सोपान में व्यापार प्रवृत्ति उच्चतम कक्षा पर होती है, यानी सबसे ऊंचा जो उत्पादन होता है वो तेजी से होता है या मांग की और उपभोग के ऊंचे दर के कारण तत्व में लाभ की स्थिति होती है। यानी उस समय क्या होता है, लोगों के उपभोग भी अधिक होता है और लोगों की आवश्यकताएं भी बहुत होती है, उसके कारण क्या होता है, मांग भी बहुत होती है। तो जब मांग और उपभोग दोनों होंगे तो उत्पादन की मात्रा भी तेजी से होती है, जिससे क्या होता है, लाभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए पूंजी निवेश रोजगार का ऊंचा दर देखने को मिलता है। अब ऐसे में क्या होता है कि पैसा भी बहुत लगता है और पूंजी भी काफ़ी मात्रा में लगती है और लोगों को रोजगार भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। जब रोजगार मिलता है तो उससे लोगों को इनकम भी यानी आय भी ऊंची दर में प्राप्त होती है। दूसरा है गिरावट। लाभ की अपेक्षा से पूंजी निवेश बढ़ता जाता है, यानी लाभ तो बहुत होता रहता है, उससे क्या होगा, पूंजी का निवेश भी बढ़ेगा, यानी पैसा भी बहुत लगाना पड़ता है। साधनों की मांग बढ़ने से साधन भी काफ़ी सारे लगे उत्पादन अधिक तो उससे कीमतें बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है, जब साधन अधिक होता है, मांग अधिक होती है तो फिर ज़्यादा साधन लगाने से वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी होने से लाभ घटने लगता है। अब जो उत्पादन जब घटे हैं तो उसके में साधन वगैरह जब लगते हैं तो उसका भी खर्चा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, लाभ थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी ओर लोगों का उत्पादन घटते दर पर बढ़ने से कमजोरी अर्थतंत्र में कमजोरी देखने को मिलती है। यानी लोगों का क्या होता है, लोगों की दर में भी यानी मांग तो बढ़ती है लेकिन कम मात्रा में बढ़ती है। क्या कारण कि वो महंगी होने के कारण मांग कम होने लगती है, उपभोग में कमी होती है। अब जब मांग कम होगी कारण कि लोगों को महंगी वस्तु ज़रूरत तो है लेकिन वो कम में काम चला लेते हैं, नए पूंजी निवेश के लिए कोई आकर्षक नहीं रहता है। अब है मंदी। मांग में कमी पूर्ति में बढ़ोतरी पैदा करती है, यानी मंदी की स्थिति कब होती है, जब मांग में कमी होती है और पूर्ति बहुत ज़्यादा होती है, तब कीमत घटने के रुझान से लाभ बिगड़ जाता है। अब कीमत कम हो जाती है वस्तु की तो उससे क्या होता है, लाभ की मात्रा इकाई में कम होती है और लाभ घटने से पूंजी निवेश और रोजगार में कमी होने लगती है। जब लाभ कम होने लगता है तो क्या होगा, रोजगार में भी
कमी होने लग जाती है। परिणाम स्वरूप और अधिक भाव घटने की उम्मीद से मांग में होने वाला परिवर्तन भी रुक जाता है, जिसे मंदी की स्थिति कहते हैं। यहाँ लोगों के पास खरीद शक्ति होने के बावजूद वे खरीदी नहीं कर सकते और मांग का अभाव पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर पर निराशाजनक स्थिति का निर्माण करता है। लोगों के पास मांग तो है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरी कर पाए, जिससे क्या होगा, उपभोग में भी कमी हो जाएगी और उत्पादन में भी कमी हो जाएगी। उत्पादन में और उपभोग में कमी होने से रोजगार पर भी विपरीत असर पड़ता है। अब लास्ट है सुधार। अर्थतंत्र में व्यापक निराशा में अपने आप खरीदी की ओर रुझान नए वातावरण का सृजन करता है। यानी नई वातावरण कब पैदा होता है, जब लोग वस्तुओं को खरीदने की शुरुआत करने लग जाते हैं। मांग बढ़ने से लाभ की उम्मीद होती है, यानी लोगों की धीरे धीरे मांग जब बढ़ने लगती है तो फिर क्या होता है, लाभ की उम्मीदें भी जगने लगती है। यानी उम्मीद होती है बेरोजगार साधनों को काम मिलने से उनकी आय में बढ़ोतरी मिलती है। जो साधन बेकार पड़े हैं उन्हें भी काम में लिया जाता है, जिससे क्या होती है, इनकम बढ़ती है और आय में होने वाली बढ़ोतरी से खर्च में भी बढ़ोतरी होती है। खर्च मांग को असरकारक बनाकर लाभ की परिस्थिति का निर्माण करते हैं और अर्थतंत्र सुधार की स्थिति में भी गति आने लग जाती है। इस प्रकार अर्थतंत्र में आने वाले चक्रीय परिवर्तन व्यापार चक्र है। हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे परिवर्तन मांग पूर्ति पर आधारित बाजार व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज हमने पढ़ा उत्पादन के साधन, यानी उसमें भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक, इन चारों की आवश्यकता होती है। फिर हमने व्यापार चक्र पढ़ा। व्यापार चक्र में अलग अलग तरीके से, यानी 4 तरीके से इसमें परिवर्तन हो जाते हैं, किस प्रकार से व्यापार में परिवर्तन होता है। फिर हमने व्यापार चक्र पढ़ा और व्यापार चक्र के 4 सोपान, जो तेजी, गिरावट, मंदी और सुधार, इन चारों को हमने पढ़ा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आज का पूर्ण हो गया, यानी कंप्लीट हो गया हमारा ये चैप्टर। आगे का नया चैप्टर हम कल करेंगे, जो मांग से शुरू होगा। आपको इसमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी आंसर शीट यानी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों।